कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों का कैलकुलेशन सीरीज का डे 22 है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। मैं पहले ही बताया था कि डे 15 के बाद हम लोग उन अप्रोचेज पे काम करेंगे जिनसे हमारा ओवरऑल मैथ्स का स्पीड बढ़ता है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े थे, सीआई वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़े, फ्रैक्शन वाला, ये ऐसे होते हैं ना, ये मैक्सिमम चैप्टर में अप्लाई होते हैं। अब मैं इसको अगर बात करूं कौन कौन से चैप्टर में इसका प्योर एप्लीकेशन है, तो ये कॉन्सेप्ट आया है रेशियो से। इसका यूज आपको रेशियो में तो मिलेगा ही, क्योंकि रेशियो से ये निकल के आया है। इसका यूज आपको परसेंटेज में मिलेगा, इसका ही यूज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। पता नहीं क्यों लिखने में क्यों दिक्कत हो रहा है। इसका ही यूज आपको प्रॉफिट और लॉस में मिलेगा। और अगर मैं चाहूं तो इसका यूज सीआई में और एसआई में कर दूं, लेकिन एग्जामिनर अभी तक करके पूछा नहीं है। मैं अगर चाहूं तो सवाल फ्रेम करना हो तो कर दूं। मिक्सचर वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जहां जहां पेपर में पूछा गया है उसको हम लोग समझ लेंगे, आया कैसे ये समझ लेंगे, और जल्दी से अप्लाई कैसे करें। मतलब आता है, मैक्सिमम लोगों को पहले से आता भी होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। मैं कभी ऐसा नहीं हाई बना तो करो आज तूफान मचा देंगे, ऐसा चाबी है जो कोई भी ताला खोल दे, इट्स अ मास्टर की, ऐसे कच करके नहीं। हम लोग ना सिंपल तरीके से सीखेंगे, आसानी से, धीरे धीरे। मैं इसको पहले ना इसका बेसिक सिखाता हूँ कि अगर कैसे सवाल में इसका एप्लीकेशन होता है। आ जाओ। ये तो आपको बता ही दिया, आज डे 22 है और हम लोग अभी हाई लेवल देख रहे हैं। बेसिक से हाई लेवल लिखा हुआ भी है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा, जिस किसी बच्चे का बेसिक वीक होगा ना, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा मैथ्स में, कुछ जानता ही नहीं होगा, उसको दिक्कत होगा। उनके लिए तो आप पहले कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हो इस पे व्हाट्सएप करके। प्रारंभ बैच चल रहा है हाई, अभी उसमें मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं 0 से उठा के हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे मेंस लेवल क्लासेस पढ़ रहे हैं। आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो को देखना है, अगर पसंद आता है तो अपने यार प्यार रिश्तेदार सबके पास शेयर करना है, वो भी प्लेलिस्ट को शेयर करना है, जिससे वो सीक्वेंस में शुरू से देख पाए। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ सीखते हैं। देखो आपके सामने एक सवाल है, इसको मैं पहले बेसिक से सॉल्व करता हूँ, प्योर बेसिक से, एक्स लिख के। फिर मैं तेज कैसे करते हैं और कितने टाइप में कितने केसेस बनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। ऐसे रैंडम रट्टा नहीं लगाएंगे हम लोग, इसके सारे केसेस को देखेंगे, कौन कौन सा केस है, कब कब कैसे कैसे यूज करेंगे, और जल्दी से सीख जाएंगे। ठीक है ना भाई? आ जाओ। देखो इस सवाल को रीड करके सॉल्यूशन तो हो गया होगा ना, मैं कराता हूं। बोला द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5. If 8 is added to the first and 7 to the second, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio of 6 if 6 is added to each? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहले में 8 और दूसरे में 7 जोड़ा जाए तो 2:3 में हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? सीपीओ का है वह सवाल है, बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये मेथड। मतलब आपको हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीडीएस दो, रेलवे दो, बैंक दो, हर सवाल, मतलब हर जगह एरिथमेटिक में पूछा जाता है। अब हम लोग इसको सीखते हैं भाई। पहले मैं बोलूं एकदम बेसिक से, तो क्या कहानी है? 3:5 में 2 नंबर है, तो मैं इसको बोला 3x और 5x लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकते सर? बोला है कि पहले वाले में थोड़ा ना बोर्ड पे लिखने का हैबिट छूट गया है कुछ दिनों से, तो लिखने में बड़ी अजीब सा फील हो रहा है। 3x पहले वाले में 8 ऐड किया है, दूसरे वाले में 7 ऐड किया है, तो जो अपकमिंग रेशियो है वो 2:3 है। यही बोला है ना कि पहले कोई संख्या 3:5 में था, तो इसको मैं 3x 5x लिख दिया। ऊपर में पहले वाले में ऐड किया गया 8 ऐड कर दिया, दूसरे वाले में ऐड किया 7 ऐड कर दिया, फिर उनकी अनुपात 2:3 होगी, हो गई। अब सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो देखो, 3 तिया इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से किया, 3 तिया 9x प्लस 3 8 24 बराबर 2 5 10x प्लस 2 7 14।
जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो सीधा कर लेते हैं, 3 3 9x, 2 5 10x, और x को एक साइड कर लेंगे, 10x से 9x गया 1। ऐसे क्या होगा, अब 9x को इधर ले जाओगे तो 10x माइनस 9x x, 24 माइनस 14 10, x का वैल्यू 10 है। और कोई यही गेम बजा देगा इसका, 3 3 9x, 2 5 10x, 10x माइनस 9x हो गया x, 3 8 24, 2 7 14, 24 माइनस 14 10। स्टेप इसी को बोलते हैं बचाना, इसी को बोलते हैं स्टेप स्किपिंग। समझे? अब मेरे को जैसे x 10 मिला तो मैं ये बोलूंगा कि 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 3x का वैल्यू हो जाएगा 30, 3 इंटू 10 30, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 50। अब बोला है अगर दोनों में 6 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 6 ऐड कर दिया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया, तो ये 56 हो गया और ये 36 हो गया। फिर इनका रेशियो क्या है, तो 36 रेशियो 56, 4 से काटा, 4 ने 36 और 14 चौके 56, 9 रेशियो 14। अगर मैं इस पूरे सवाल के प्रोसेस को बताऊं तो इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या है, मेन जो जिस चीज को पकड़ना है, जिसको निकालेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो क्या है, वो सर ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को अगर मैं जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं सवाल को सॉल्व कर ले जाऊंगा। मतलब मुझे ओवरऑल क्या है कि ये जो रेशियो से सॉल्व करके आया है ये x, इसको जल्दी फाइंड आउट करना सिखा दो। ये आसान सवाल था, पहला सवाल था, तो मैं समझाने के लिए रखा हूं। धीरे धीरे हम लोग इसके टाइप और लेबल देखेंगे, यूजेज देखेंगे। अब मैं बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं कि तेज निकालने का तरीका होता है जहां पे आप वर्बली निकाल लोगे, लिखना कम पड़ेगा, तो हाँ सर उसको सीखते हैं। तो आ जाओ, मैं इस सवाल के पैटर्न को आपको समझा पाया क्या? जी सर। अगर कम समझ में आया तो पीछे जाके देखना, समझ जाओगे। मैं बोलूं इस सवाल के पैटर्न में क्या है, सर पैटर्न में यह है कि एक रेशियो था जिसको मैं ए रेशियो भी लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो, वो 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 4, 5 रेशियो 7 कुछ भी हो सकता है। उसमें ना कुछ ऐड हुआ, मान लेते यहां m ऐड हुआ और यहां n ऐड हुआ। क्लियर है? हाँ, मैं m और n को अगर ऐड कर दिया, m और n को अगर ऐड कर दिया तो जो अपकमिंग रेशियो है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है एम यार, एम थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, चलो ठीक है। जब m और n को ऐड किया, a में m को और b में n को, तो एक नया रेशियो निकल के आया जिसको मैं लिख सकता हूं क्यों, c रेशियो d में आया। आप अपने अनुसार लिख लिए। सवाल को देखो क्या था कि 3 रेशियो 5 में था, एक में 8 ऐड किया, एक में 7 ऐड किया, तो अपकमिंग 2 रेशियो 3 आया। फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था कि सर हम लोग इसको ऐसे लिखे, फिर 3 इंटू 3x और 2 इंटू 5x, 9x और 10x, फिर इन दोनों का डिफरेंस हुआ था। मतलब आसान भाषा में x वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड लिखा गया था। जी हाँ, मैं यहां दिखाता हूं। मैं बोलूंगा कि a इंटू डी और b इंटू सी, उसको ना इस पे अरेंज कर दो। ये क्या था, 3 रेशियो 5, यहां लिख लो 3 रेशियो 5। पहले में 8 ऐड हुआ, दूसरे में 7 ऐड हुआ, अपकमिंग 2 रेशियो 3 था। अब मैं बोला a रेशियो a इंटू डी और b रेशियो b इंटू सी, तो रेशियो को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हुआ, ए डी माइनस बी सी। इसको हमेशा मॉड में रखो क्योंकि पॉजिटिव रखना है। मतलब यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 9, 5 दूना 10, तो 9 से 10 गया -x नहीं, -1 नहीं, 10 से 9 गया 1, हमेशा 1 लिखना है। 3 3 9, 5 दूना 10, तो 9 से 10 गया 1। क्लियर? जी सर। अब अगला काम आपको क्या करना है, d इंटू एम और c इंटू एन। इसको भी आपको मॉड में, यहां क्या करोगे, 3 8 24, 7 दूना 14, 14 और 24 का डिफरेंस 10, 1 यूनिट बराबर 10 हो गया, तो 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 10 30, और 5 यूनिट बराबर 5 इंटू 10 50। पीछे भी तो यही हुआ था ना, पीछे भी तो यही हुआ था कि इसका वैल्यू 3 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया था और 5 यूनिट का वैल्यू 50 हो गया था। हाँ सर, यहां भी वही हुआ, कुछ अलग तो नहीं हुआ ना भाई, कुछ भी अलग नहीं हुआ, बेसिक का ही फंडा है। मतलब ये कोई शॉर्टकट और ट्रिक ऐसा नहीं कि यहां से आया ये तूफानी ट्रिक, इसको मैंने ना जब बाइबल पढ़ा था तो निकाला था, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब यहाँ पे ना जो बेसिक फंडा होता है ना, बेसिक फंडा को ही हम लोग एक शॉर्टकट बना देते हैं, बस वही है, आपके सामने है। अब जब भी आपके सामने आएगा तो आप इतना तो समझ गए कि एक बार दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो, एक बार एक नंबर और एक रेशियो को डिफरेंस ले लो, खेला खत्म। क्लियर? जी सर। अब मैं आपको बताता हूं इसके केसेस कैसे बनते हैं। जरूरी तो नहीं कि हर बार दोनों नंबर इंक्रीज ही हो सकता है कि इस बार दोनों के दोनों में डिक्रीज कर दूं, कि ए रेशियो बी था, यहां से एम कम हो गया, यहां से एन कम हो गया, और जो अपकमिंग रेशियो हुआ वो सी रेशियो डी हुआ। फिर बताओ क्या रिलेशन बनेगा? हो सकता है, एकदम हो सकता है सर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब केस 1 ये है जब दोनों रेशियो इंक्रीज हुआ, केस 2 ये है। फिर भी आपको एक चीज देखो क्या फिक्स है कि ए इंटू डी बी इंटू सी दोनों का डिफरेंस, फिर डी इंटू एम सी इंटू एन दोनों का डिफरेंस। कल को ऐसे सवाल बन जाए कि देयर इज 2 नंबर इन द रेशियो 5:7 या फिर 10:13 एंड एक से डिक्रीज हो गया 13, एक से डिक्रीज हो गया 17, तो जो अपकमिंग रेशियो है ऐसा है, तो बताइए क्या होगा? ऐसे ही सवाल बनेगा। अच्छा, जरूरी तो नहीं सर दोनों घटे या फिर दोनों बढ़े, हो सकता है एक घटे और एक बढ़े, फिर क्या करेंगे? तो केस 3 आता है कि अगर कोई रेशियो था ए रेशियो बी, अगर मैं बोल दूं यहां से एम घट रहा है, यहां से एम घट रहा है और यहां से एन बढ़ रहा है, और जो अपकमिंग रेशियो सी रेशियो डी है, तो इस केस में भी पहला वाला कहानी सेम है कि ए डी माइनस बी सी। लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है जहां पे ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, वहां चेंज हो जाएगा, वहां ऐड करना पड़ेगा, डी इंटू एम इंटू सी इंटू एन, डी इंटू एम प्लस सी इंटू एन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब दोनों साइन सेम है, आइदर वो प्लस प्लस हो या फिर वो माइनस माइनस हो, या तो दोनों में इंक्रीज हो या दोनों में डिक्रीज हो, तो मैं हर बार डिफरेंस ही लूंगा। और जैसे ही एक साइन चेंज हो गया, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज हो गया, तो जो एंड वाला है ना उन दोनों का सम कर लेंगे। हो सकता है पहले वाले में केस 4 लिख लो, वैसे 3 ही है, बात वही होगा। हो सकता है पहले वाले में इंक्रीज हो और दूसरे वाले में डिक्रीज हो, तो बात तो वही है। बात में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर, बात वही है कि ए डी माइनस बी सी बराबर डी एम प्लस सी एम। क्लियर? बोलोगे जी सर। तो टोटल 4 केसेस पॉसिबल है, या तो उस रेशियो में दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, उस केस में मैं डिफरेंस ले लूंगा, या तो एक इंक्रीज हो या एक डिक्रीज हो। तो मैं शुरुआत में तो सब में डिफरेंस ही लूंगा पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसके बाद इन दोनों का सम लूंगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा तो टेंशन मत लो, इसको छाप लो पॉज करके। अब मैं इस पे सवाल कराऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा हो सकता है कम समझ में आया हो, इसको छाप लिए होगे तो मैं सवाल पे चलता हूं। पहले एक सवाल को तो निपटा लिए हैं, इस सवाल को निपटा लिए हैं, हम लोग अब आगे के सवालों को करते हैं। थोड़ा तेज करेंगे, स्लो नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को एक बार जब मैं सिखा लेता हूं धीरे धीरे, फिर मैं सवालों को तेज लगाने पे फोकस करता हूं। क्योंकि पेपर में सवाल तेजी करना होता है, पेपर में आपको सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता कि आप आराम से सोचो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। ये घर पे आप सोच सकते हो, घर के बाहर कभी भी एग्जाम हॉल में चीजें सोच नहीं सकते, तो आप वहां जैसे सवाल है उसको लगाना स्टार्ट कर दो। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 4:3। If 5 more boys join the class and 3 girls leave the class, then the ratio of boys and girls become 11:6. What is the number of girls in the class now? कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। लड़का में 5 का इंक्रीज हो गया, लड़की में 3 का इंक्रीज, 3 छोड़ गई, 3 लड़कियां कक्षा छोड़ गई, मतलब 3 का डिक्रीज हो गया, तो 11:6 हो गया। ठीक है, तेज करने वाले बच्चे तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैं ना लिख देता हूं इसका पैटर्न में लिख देता हूं कि पहले 4:3 था, 5 लड़के ज्वाइन कर गए और 3 लड़कियां लीव कर गई, 11:6 हो गया। 6 चौके 24, 11 तिया 33, 33 माइनस 24 9, 6 पच्चे 30, 11 तिया 33, 30 प्लस 33 63, 9 से काटा, 1 यूनिट बराबर हो गया 7,
मेरे से पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो 9 तिया 27 पहले थी और 9 चौके 36 पहले बॉयज थे, लेकिन बोला है, देखो ध्यान से, हमेशा मैं बताऊंगा एक बात और, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्लास गर्ल्स इन द क्लास नाउ, नाउ 3 कम हो गए, तो 27 से 3 गया 24, अभी 24 गर्ल्स है। एक चीज आप ध्यान रखना, लिख लेना इस पॉइंट को भी, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिली मिस्टेक अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि हम लोग गलती कहां करते हैं, गलती करते हैं आखिरी में आंसर टिक करने में। तो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखो कि रीरीड द क्वेश्चन, बिफोर मार्किंग योर आंसर। अब जैसे मैं इस सवाल को मैं बोलता हाँ गर्ल्स निकालना है, 9 तिया 27 टिक करके चला जाता, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मेरे को पढ़ा कि नहीं अभी गर्ल्स कितने हैं, अभी 3 कम हो गए तो 24 है अभी, ऐसे गलतियां नहीं होती। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा लिखना और करना, आप अभी 2-4 सवालों को और लगाओगे तो समझ जाओगे। आ जाओ, ये सवाल एक आपके सामने टीयर 2 का है, आगे मैक्सिमम सवाल टीयर 2 का है, और जो हमारी क्लासेस है वो टीयर 2 को ही ध्यान में रख के अभी हो रहा है, क्योंकि पेपर भी टीयर 2 है, तो टीयर 2 को ही पढ़ाओ यार। उसमें जो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी इस पे आ गया तो आप समझ सकते हो, एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा इस मेथड पे, तो एक क्वेश्चन भी आ गया ना आपके, तो आप 15 सेकंड में करके निकल जाओगे, आपको टाइम मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन पे सोचने के लिए। मान लो रीजनिंग पे ही सोचने का आपको टाइम मिल जाएगा। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि किसी एक सेक्शन को थोड़ा स्पीड करना सीखो, इससे दूसरे सेक्शन पर टाइम देने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। करो इसको। बोला बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी इज 5:3। ड्यूरिंग द वार 1000 टैंक्स एंड वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। The ratio of tanks to planes becomes 2:1. What is the number of tanks after the war? एक युद्ध में पहले से 5:3 में था, ये 1000 कम हुई, 800 कम हुई, तेज बच्चा कैसे करेगा? 1 5 5 2 3 6, 1 हो गया, और 1 गुणा 1000 और 2 गुणा 1600, 1600 से 1 बराबर 600 हो जाएगा। 3000 से कितना पूछा गया मेरे से? टैंक पूछा गया, 2000 आंसर होगा। अब इस स्पीड को आप कैसे पकड़ोगे? सर इतना तेज डुएबल है? जी हाँ, आपके सामने किया हूं भाई, ऐसा नहीं रट्टा लगा के आया हूं। आंसर भी नहीं रट्टा लगा के आया, मेरे को तो पता भी नहीं, अगर गलती भी हो जाता है कई बार, मतलब मैं पेन भी नहीं उठाया, आपके सामने कर रहा हूं ना। 1 × 5 2 × 3, 5 और 6 का गैप 1, 1 × 1000 2 × 800, 1600 से 1000 गया 600, 1 बराबर 600 आपके सामने लिखा, और जैसे 1 600 हुआ तो 5 बराबर 5 × 600, 3000 हो गया। मेरे से पूछा गया कि आफ्टर द वार टैंक कितने होगा, तो पहले 3000 था, 1000 टैंक खत्म हो गया, 3000 से 1000 गया 2000। आपके सामने कर रहा हूं भाई, टीयर 2 का सवाल है। आज मैं लिख के करा देता हूं, कुछ लोगों को नहीं तो दुखी हो जाएंगे कि सर लिखते नहीं हूं। 5:3 था, 1000 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, 800, अच्छा 1000 टैंक और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। 2:1 अब इनका रेशियो है, कर लो। 5 × 1 5, 3 × 2 3 दूना 6, 6 से 5 गया 1, 1 × 1000 2 × 800, तो 1600 माइनस 1000 600, 1 बराबर 600, तो 5 बराबर 5 × 600 3000। 3000 टैंक थे, 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, तो 3000 माइनस 1000 2000 आंसर। क्लियर? जी सर, आ जाओ, चलो इसको करो। अभी आपको ना सारे क्वेश्चंस को पॉज करने हैं और ट्राई करने हैं। ऐसे नहीं कि मेरा मूवी चल रहा है, अभी तो रोमांस आएगा तो थोड़ा सा मैं आराम से देखूंगा, एकदम ध्यान से, ऐसा नहीं। अभी ये क्लास है तो आपको ना खुद से जब तक ट्राई नहीं लोगे, अब मेरे को नहीं लगता ट्राई लेना, सारे सवाल आप कर लोगे भाई, कोई सवाल ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे नहीं होगा। आप ट्राई तो करो, एक ट्राई लो, इसी सवाल को करो। इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वेर 3:31 before the battle. In the battle 6 officers killed and 22 soldiers were martyred and the ratio becomes 1:13. Find the number of officer in the regiment before the battle was. अब before the battle पूछा है, ऑफिसर 3 का मल्टीपल आंसर होगा, एक ही ऑप्शन लग रहा है 21। लो, ये तो और तेज हो गया भाई, आपके सामने सॉल्व करा। देखो आप कैसे छोटी छोटी पॉइंट देखोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। ये आपका हो गया रेशियो का सीधा मल्टीपल देख लिया हम लोग।
आसान कैसे हो गया, मेरे से पूछा गया कि रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारियों और सैनिकों का बीच का रेशियो 3:31 था, ठीक है। युद्ध में 6 अधिकारी मारे गए, 22 सैनिक मारे गए, ठीक है। अब उनका रेशियो 1:13 है, ठीक है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या क्या थी? अब युद्ध से पहले अधिकारी कितने थे? 3 यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा 3 इंटू समथिंग होगा, 3 इंटू समथिंग, एक ही ऑप्शन मल्टीपल था। हम लोग पीछे जाएं तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर इसका वैल्यू निकालना था तो 5 इंटू समथिंग हो रहा था, उसके पीछे जाएं। अगर इसका वैल्यू निकालना था तो 4 इंटू समथिंग, इसका वैल्यू 3 इंटू समथिंग। वैसे ही मैं इसमें भी देखा 3 इंटू समथिंग। मेरे को जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा था तो मेरा एक हैबिट है जो कि मैं चाहता हूं आप लोग के अंदर भी हो, कि क्वेश्चन देखते टाइम ना, क्वेश्चन में पढ़ रहा होता हूं तो एक बार ऑप्शन झांक लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इंड होते होते मैं एक बार ऑप्शन देख लूंगा। ये पेपर अटेम्प्ट करने का अप्रोच होता है कि सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ऊपर से पढ़ते पढ़ते एक बार ऐसे ऑप्शन चारों देख लिया, फिर सवाल पढ़ रहा हूं। इससे क्या होता है ना, कई बार चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे अभी आसान हो गई, 3 का मल्टीपल मिल गया, काम खत्म। टीयर 2 का सवाल है, सोचो 5 सेकंड में हो करके निकल जाते हैं, अगर आपको नजर चला जाए तो। ठीक है, नजर नहीं भी जाएगा तो तेज कर लो। कैसे करोगे? 13 तिया 39, 1 इंटू 33, 39 माइनस 31, 8 यूनिट। अब कर लो 13 इंटू 22, 13 इंटू 6 और 1 इंटू 22, 78 माइनस 22, ऐसे हो जाएगा। दोनों माइनस ही हो रहा है तो 78 प्लस 22 हो जाएगा। और लिख के कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। देखो 3:31, 6 ऑफिसर किल्ड और 22 सोल्जर्स किल्ड हो गया। 13 इंटू 3 39, 31 एकम 31, 1, 39 माइनस 31, 8 यूनिट। 13 इंटू 6 78 और 1 इंटू 22 कितना हुआ? 78 प्लस 22 कितना होता है? 78 2 80 20 100। अब मेरे से क्या पूछा गया है? 3 यूनिट का वैल्यू बताओ। 8 यूनिट बराबर 100 है, कहीं गलती हो रहा है क्या? नहीं, प्लस होगा, 78 प्लस 22 सही है। 78 माइनस 22, अच्छा, देखो मैं गलती की। 78 माइनस 22, 8 से 2 गया 6 और 7 से 2 गया 5, ठीक है। 78 माइनस 22 होगा ना, केस देखो। 8 7 56, 1 यूनिट बराबर 7 होगा, तो 3 यूनिट बराबर 3 7 21 होगा, और 31 यूनिट बराबर 31 इंटू 7 217 होगा। क्या कहीं कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, इजीली हो रहा है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कहीं भी। आ जाओ हम लोग आगे के सवालों को करते हैं। अब देखो ये आपके ना जो इनकम और एक्सपेंस वाले सवाल हैं उसको उसमें भी पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज के सवाल इनकम एक्सपेंस के आते हैं ना, उस पे है। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से एक बात पता है कि अगर मैं बोलूं इनकम क्या होता है, तो इनकम सर होता है आपका एक्सपेंस प्लस सेविंग। अगर मैं इनकम से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंस आ जाएगा, या फिर इनकम से एक्सपेंस माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगा। ये छोटी सी बात को ध्यान में रख के सवाल कैसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना करना। बोला द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू बी इज 5:7। ए एंड बी से 4000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 सही 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इस लाइन को नोट करते हैं। 66 सही 2/3 भैया, 66 सही 2/3 परसेंट का मतलब होता है 2/3। तो ए का एक्सपेंस बराबर है 2/3 का एक्सपेंस ऑफ बी। ये चीजें तो बोला है तो मैं इसको लिख लिया। अब बोला है कि देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का टोटल इनकम बताओ। अब जैसे मैं देखो अभी पढ़ रहा था ना लास्ट लाइन, तो मैं ए और बी का इनकम पे देखा 5 और 7 था। 5 7 12 का मल्टीपल आएगा। जैसे ऑप्शन पे आया मेरे को ये सब मल्टीपल दिख रहा है। अब मेरा फायदा नहीं हुआ यहाँ पे ऑप्शन देखने का, लेकिन मेरी आंखें तो गई ना वहां पे। तो आपकी भी आंखें ऐसे हर जगह जानी चाहिए। बीच मार्केट में तो क्या क्या देख लेते हो, सवालों में आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, हाँ? अब देखो बहुत प्यारा सा कहानी है। इनकम का रेशियो 5:7 है। 4000 यहां कम हो गया। कम मतलब उसका सेविंग माइनस की, इनकम से सेविंग माइनस कर दिए। सेविंग यहां 5000 माइनस की है, तो मुझे उनके एक्सपेंस का रेशियो मिल जाएगा। जी हाँ, एक्सपेंस का रेशियो क्या है? ए रेशियो बी। देख लो, ये इनके एक्सपेंस का रेशियो था 2/3, 2/3।
सॉल्व करो, 3 पचे 15, 7 दूना 14, 1 हो गया, 3 चौके 12, 2 पचे 10, 2 हो गया। ये तेजी से कर तो पा रहे हो। 3 इंटू 5 कितना होगा 15, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, डिफरेंस ले लिया 1 आ गया। 3 इंटू 4000 क्या होगा 12,000, और 2 इंटू 5000 क्या होगा 10,000, इसका डिफरेंस लिया 2000। तो मैं ये स्टेप अब लिख नहीं रहा हूं, अच्छा नहीं लगता इतना छोटा छोटा चीज लिखना। एक यूनिट बराबर 2000 हो गया। मेरे से पूछा गया टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी बताओ। 5 + 7 टोटल इनकम कितना है 12 यूनिट। एक यूनिट बराबर 2000, तो 12 यूनिट बराबर 12 गुणा 2 24,000। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर। चलो इन्हें करो, इन साहब को निपटाओ। चलो सीएचएसएल का आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो, पॉज करके ट्राई करते जाओ सवालों। बोला इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:2, had the number of failures has been 14 more then the success to failure ratio would have been 9:5, the total number of candidates who appeared for the exam was। अब देखो कहानी है यहाँ पर ना, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चीज दिया हुआ है। जैसे मैं जनरली एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर बोला गया किसी गांव में मेल पॉपुलेशन 60% है, तो आप ये चीजें अंडरस्टूड है कि 40% फीमेल है। बोला किसी स्कूल में 70% स्टूडेंट बॉय है, तो ये अंडरस्टूड है कि 30% गर्ल्स है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है ना कि एक परीक्षा में सफलता से विफलता का अनुपात 5:2 है। यदि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि असफलता 14 बढ़ रहा है तो सफलता 14 घट रहा होगा। मतलब फेल का नंबर इंक्रीज किया तो पास का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है। फिर बोला है तो उनका रेशियो 9:5 होता। तो मैं इसको लिखता हूं कि 5:2 था सक्सेस टू फेलियर रेशियो। अब बोला है कि फेलियर अगर 14 ज्यादा होता, तो जैसे फेलियर 14 ज्यादा हुआ तो सक्सेस 14 कम हो गया, तो इनका रेशियो 9:5 होता। सॉल्व कर दो, 5 × 5 = 25, 9 दूना 18, 18 - 25 7, 5 × 14 + 9 × 14 196 आ जाएगा। इतना तेज कैसे हो गया? आजा मैं दिखाता हूं। जब भी ये दोनों सेम सेम रहे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो कैसे, क्या करना था 9 × 14 + 5 × 14, यही करना था ना। हाँ सर। अब मैं किया क्या, 14 को कॉमन कर दिया मन में, तो ये क्या मिला 9 + 5, तो ये क्या वो 14 × 14, और 14 × 14 196 आता है। तरीका तो ये था ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तो मैं वही किया हूं और उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। क्लियर? कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे से पूछा गया है ना कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए हैं, तो 5 + 2 7 टोटल बच्चे थे, और 7 यूनिट का ही वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ गया, तो 196 आंसर होगा। 196 आंसर होगा, ये बाय डिफॉल्ट आंसर है। नहीं तो अब क्या करते, 7 से काटते तो 1 यूनिट का वैल्यू आता, फिर आप पूछता कि टोटल सक्सेसफुल चाइल्ड कितने हैं ये बताओ। तो सक्सेसफुल निकालना है तो 7 से काटोगे, 28 × 7 = 196, तो 28 × 5 = 140 बच्चे सक्सेड किए हैं, और 28 दूना 56 बच्चे फेल किए हैं, और टोटल 196 है। क्लियर? क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल को करो। चलो ये तो फिर से सेम टाइप ही होगा, चलो कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है, देखो क्या करो, पॉज करो। हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 19:17, इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड एंड 800 लेस selected then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। 36 का मल्टीपल एक ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करते हैं, क्या पता ये भी कट जाए। नहीं कट तो नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है।
अच्छा हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब मेरे से पूछा गया टोटल बच्चे बताओ, तो 19 + 17 36 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, हम लोग फिर भी सॉल्व करते हैं। कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है? यदि 1200 कम आवेदन अप्लाई करते और 800 कम चुने जाते तो 1:1 होता, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। मैं बोला 19:17 था। सर इसमें अप्लाई कितने लोग किए? सर अप्लाई मतलब कौन कौन आवेदन भरा है, तो आवेदन तो ये भी भरा है, आवेदन तो ये भी भरा है, बस ये फेल हो गए ये पास हो गए, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 19:17 36। तो आवेदन फिल करने वाले लोग 36 है। अब बोल रहा है कि अगर 1200 कम लोग अप्लाई किए होते, मतलब इस 36 में 1200 कम लोग अप्लाई किए होते और 800 कम लोग सेलेक्ट होते, तो सेलेक्ट होने वाले कौन है? ये। इसमें 800 कम सेलेक्ट होते तो जो अपकमिंग रेशियो था सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का वो 1:1 आता। जी हाँ, तो अगर 1:1 सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड आता तो टोटल टू 2 आता। अब मुझे किसको किसको फोकस करना है? आपको एकदम क्लियर है कि मुझे इसको फोकस करना है और इसको फोकस करना है कि अगर 19:36 में कोई नंबर है, इसका 800 का डिक्रीज है, यहाँ 1200 का डिक्रीज है, तो फिर ये 1:2 में हो जाता है, खत्म। सवाल फ्रेम कर दिए हम लोग अपने अकॉर्डिंग, इसमें लग नहीं रहा था डायरेक्ट, लेकिन हम लोग देख लेंगे इस अनुसार। अब इसको कर देते हैं। 19 × 2 38, 1 × 36 36, 38 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। 2 × 800 1600, 1 × 1200 1200, 1600 से 1200 गया 400। मेरे से पूछा गया है कि हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट हैड अप्लाइड। 2 यूनिट बराबर 400 है, टोटल 36 यूनिट लोग अप्लाई किए थे, दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूना 36 बराबर हो जाएगा 7200 के। तो 7200 बच्चे अप्लाई किए थे। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 3 फरवरी 2022 CGL 2020 मेंस का है वो सवाल। जब 29 जनवरी के मेरठ में पेपर कैंसिल हो गया था 300 बच्चों का, तो ये पेपर एक्स्ट्रा पेपर हुआ था, उसका सवाल है, पॉज करके ट्राई करो। बोला है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वेर इन द रेशियो 25:14 if one more student had appeared and the number of failed student was 3 less than earlier, the ratio of pass student to fail student would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and number of students who failed the examination? सवाल को देखो लास्ट में पूछा क्या है। लास्ट में पूछा है ना कि आरंभ में परीक्षा में पास हुए और फेल हुए बच्चों का अंतर कितना है। अगर मैं अंतर देखूं तो सर दिया गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 25:4 है, 25 पास है 4 फेल है, 25 से 4 गया 21, 21 यूनिट का वैल्यू देखो, 21 का मल्टीपल कौन सा है चेक किया। सर जी ये खत्म, सर जी ये खत्म, सर जी ये खत्म, ऑप्शन बी आंसर। पिछला वाला भी मल्टीपल आ गया था लेकिन थोड़ा सा डर डर सा लग रहा था क्योंकि 36 का मल्टीपल मेरे को ये सब लग रहा था। यहाँ पे तो 21 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, एक ही है, वही आंसर होगा। फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बोला है कि अगर एक विद्यार्थी कम मतलब परीक्षा देता और 3 एक ज्यादा देता है, 1 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, 1 एक लोग ज्यादा देता और 3 फेल हो जाते ज्यादा, तो 22:3 होता। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25:4 है, टोटल बच्चे कितने हो गए? 29। अब एक लोग ज्यादा अपीयर हुआ, मतलब अपीयर होने वाले बच्चे तो ये भी थे जो पास हो गए, अपीयर होने बच्चे तो ये भी थे जो फेल हो गए, तो टोटल अपीयर होने वाले 29 थे, इसमें एक का इंक्रीज है। जी हाँ, आगे बोला है कि इंक्रीज एक का ज्यादा हो गया अपीयर होने वाले में और 3 कम हो गए फेल होने वाले, तो फेल होने वाले को 3 कम कर दो। जो अपकमिंग रेशियो है वो 22:3 है, जो कि बराबर हो जाएगा 25 के। मेरे को किससे फर्क पड़ता है सर? मेरे को तो फर्क पड़ता है जहां रेशियो है, इससे 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 कर दो। 25 × 4 29 × 3
कुछ गलती नहीं किया हूँ ना, सब सही तो है ना? जी सर सब सही है, मेरे को यहाँ गलती लग रहा है। 25 चौके 100, 29 दिया 87, 100 से 87 गया 13 आया, बराबर 25 दिया 75, 3 एकम 3, 75 प्लस 3 78, सब सही है। 13 बराबर 78, 1 बराबर 6। मुझसे पूछा गया था कि दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 21 है। 1 यूनिट बराबर 6 है तो 21 यूनिट बराबर 21 इंटू 6 126 होगा, है ना लाल? सही है, एकदम सही है सर, मजा आ गया। चलो ठीक है, तो आओ प्रॉफिट लॉस का सवाल करते हैं। हाँ 2 ही 3 स्लाइड है, प्रॉफिट लॉस ही होगा। चलो ये रहा आपके सामने एक प्रॉफिट लॉस का सवाल जो कि सिलेक्शन पोस्ट 2022 में पूछा गया है, मार्च 2022 में पेपर हुआ था। करने का कोशिश करो। बोला है ए वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, if both the CP and the SP of the watch are decreased by 75, then the profit would be 30%. The original selling price of the watch is, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, ठीक। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 75 का कमी की जाती है तो लाभ 30% प्राप्त होता है। मैं अगर बोलूं घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना था, 25% का मतलब क्या होता है सर? सिंपल है, ये तो याद है, 1/4 होता है। मतलब अगर सीपी 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा सर? 5 यूनिट। जी हाँ, अब वो खुद बोल रहा है ना कि सीपी को भी 75 से डिक्रीज कर दो और एसपी को भी 75 से डिक्रीज कर दो। कर देते हैं, बहुत आसान है, कर दिया, ठीक ठीक। अब बोला जैसे दोनों को डिक्रीज किया तो जो अपकमिंग रेशियो है वो कुछ यूं है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। मतलब 10 अगर सीपी है तो 3 बढ़ के 13 एसपी है। तो जो नया सीपी एसपी का रेशियो 10:13 है। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। 10 × 5 50, 13 × 4 52, 52 से 50 गया 2, ये कितना हो जाएगा? 3 × 75 हो जाएगा। इतना तेज कैसे किए सर? देखो मुझे पता है कि 13 × 75 माइनस करना है 10 × 75, माइनस करना है 10 × 75। तो मेरे को इतना तो दिख रहा था 75 दोनों में कॉमन है, तो 75 कॉमन किया तो 13 - 10 3, तो 75 × 3, तो सीधा लिख दिया। जी सर। 2 यूनिट बराबर 3 × 75 है। मेरे से पूछा गया ओरिजिनल एसपी क्या है। ओरिजिनल एसपी क्या है? 5 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 3 × 75/2। 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। 5 दिया 15 × 75, 15 × 5 = 75 की 5, 7 बचा, 15 × 7 = 105 और 7 112/2। 2 से डिवाइड कर दो, 562.5। ऑप्शन डी। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को करें? करो। आपके सामने है आखिरी सवाल आज के क्लास का, और इसे मैं आपको होमवर्क दूंगा। इस सवाल को मैं आपका होमवर्क दूंगा और मैं चाहता हूं इसे सॉल्व करो आप लोग। अच्छा सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट को रगड़ के रख देगा, कॉन्सेप्ट का पूरा यूज करवाएगा जो अभी तक आप पढ़े हो। प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट करना, बताना कैसा लगा क्लास, मजा आया, सीखने को मिला कुछ। धीरे धीरे हम लोग इसको, अब 22 दिन हो गए हैं और 6-7 दिन बचे हैं, 8 दिन, 6-7-8 दिन में जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है सिखा के खत्म करूंगा इसको। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा क्लास।